हे एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 3 जो कि है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन है। आज देखते हैं मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी है और क्या होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट से ही रहता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या होते हैं मौलिक अधिकार। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं प्रियम्बल में हमने देखा था कि कुछ क्वालिटीज़ मेंशन थी उसमें, जैसे कि हम बात करते थे किसकी, भाईचारे की बात करते थे, डिग्निटी की बात करते थे। तो क्या होता है उसमें ये मेंशन है, डिग्निटी इम्पॉर्टेंट है किसी एक इंडिविजुअल की भी, और साथ ही साथ एक देश की भी गरिमा को इम्पॉर्टेंट है। तो उसको देखते हुए, और हमारे प्रेम्बल में ही मेंशन था क्या, लिबर्टीज़ मेंशन थी, और हमें ईवल्स को एंड करने के लिए भी और क्या दिया गया था, कौन कौन से ईवल्स के मेंशन किए थे, इक्वालिटी लानी थी, हमें इग्नोरेंस हटाना था, और क्या था, हमारा अनटचेबिलिटी को रिमूव करना था। उसी को देखते हुए हमारे प्रियम्बल में ही मेंशन किया गया था, सोशलिस्ट के ही अंदर ये सब फीचर्स, उसी फीचर्स को ही रिटर्न किया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। अब जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है प्रियम्बल में ही मेंशन था डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक की बात हो रही थी। तो अगर गवर्नमेंट लोकतांत्रिक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पब्लिक का रूल है। पब्लिक के रूल का मतलब यहाँ पे जो शक्तियाँ होंगी वो पब्लिक की। तो इसको सुनिश्चित इंश्योर करने के लिए क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया। तो फंडामेंटल राइट्स की ये थी खासियत, और ये हमें क्या देगा, ये हमें ये शक्तियाँ देगा कि हमें किसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना हो तो कैसे, कोई गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से कुछ काम करे या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उसके तहत हम फंडामेंटल राइट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर इन केस वायलेशन होता है तो अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत होती कैसे, तो 1215 में ही किंग जॉन नाम के एक किंग थे जो ब्रिटिश किंग थे। उन्होंने क्या किया था, अपने सिटीजन्स के लिए, ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स लिखवाए थे, और उस राइट्स को ही उन्होंने क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा। उसी रिटन डॉक्यूमेंट्स को ही मैग्ना कार्टा कहा गया, और यही शुरुआत होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। अगर पूछा जाए जनक कैसे हुए इसके जन्म, तो ये होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की जन्म होती है। तो मैग्ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा से ही फिर यूएस का क्या बनता है, बिल ऑफ राइट्स बनता है, और बिल ऑफ राइट्स से ही हमारा क्या निकल के आता है, फंडामेंटल राइट्स निकल के आता है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कैसे हुई। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के एम क्या क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी किसी भी एक आदमी की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए ही फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ इक्वालिटी मेंटेन करनी हो, और किसी भी फ्रीडम हमें देता है, ये हमें फ्रीडम भी देगा किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और किसी भी रिलीजियस धर्म को फॉलो करने के लिए भी ये हमें आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, समानता की अधिकार देता है। तो ये सब हमारी क्वालिटीज़ है फंडामेंटल राइट्स की। तो आइए लिख लेते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया, तो ये द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स is taken from USA कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया गया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। दूसरी बात क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, कार्टा ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो क्या होगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स होगा। इसके एम्स क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। अगर एम की बात क्या हो, इसका एम है फंडामेंटल राइट्स के, तो क्या है हमारा, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इक्वालिटी, एंड क्या है हमें, टू कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करना, फ्रीडम देता हमें किस चीज़ की, किसी भी रिलीजियस को फॉलो करने की, यानी लिबर्टी देता हमें, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड कस्टम्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जिनका एम था फंडामेंटल राइट्स को लेके। अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है ये। एक तो फंडामेंटल राइट हमारा जो है ये जस्टिएबल इन नेचर है। जस्टिएबल इन नेचर का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, यानी इसका वायलेट करती है, तो आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो ये क्या है, एक जस्टिएबल इन नेचर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये जस्टिएबल इन नेचर है। मगर कुछ एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर इन केस इमरजेंसी लगती है कंट्री में, इमरजेंसी लगने के तहत आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है, यानी कुछ फंडामेंटल राइट्स के आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर ये नॉर्मल कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट्स को कभी भी छीना नहीं जा सकता। अगर छीना गया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसके न्याय की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। तो ये जस्टिएबल इन नेचर है। इन केस अगर आपका वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यहाँ से लेके। तो अब देखते हैं इसमें फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कैसे उठी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर देखा जाए डिमांड्स को लेके, तो सबसे पहली जो डिमांड हुई थी फंडामेंटल राइट्स को लेके, वर्बली किसने की थी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी। मगर वो क्या था, एक वर्बली डिमांड थी, उन्हें किसी रिटन फॉर्म में नहीं दिया था। जब फर्स्ट डिमांड हुई किसकी, रिटन फॉर्म में, तो सबसे पहले वो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में पेश किया गया। और नेहरू रिपोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू रिपोर्ट में ये मेंशन था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे और उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तहत ही हम कैसे अपने देश को रन करेंगे वो नेहरू रिपोर्ट में मेंशन था। तो आइए लिख लेते हैं उसमें भी कोई थोड़ी पॉइंट्स। अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने डिमांड रखी थी फंडामेंटल राइट को लेके, तो वो एनी बेसेंट थी वर्बली। फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, ये क्या है, वर्बली है। तो ये कौन थी, एनी बेसेंट थी। फिर जो उसके बाद डिमांड होती है रिटन फॉर्म में, वो रिटन फॉर्म में किससे द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल रिटन में कब हुआ था, 1928 में। किसके द्वारा किया जाता है, मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस नेहरू रिपोर्ट में ये मेंशन था, क्या मेंशन था यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे कि हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन था किसी कंट्री को रन करने की, यानी अपने इंडियन कंट्री को रन करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन से राइट्स हमारे सिटीजन्स को दिए जाएंगे, ये मेंशन था हमारे किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। तो ये था हमारे नेहरू रिपोर्ट को लेकर। अब हम इसके बाद देखते हैं 1931 में ही क्या होता है। तो 1931 में ही कांग्रेस का एक कराची सेशन होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे ईयरली, तो उसमें एक 1931 में ही एक कराची का कांग्रेस का सेशन होता है। उसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की डिमांड किस सेशन में की गई थी, वो कांग्रेस के कराची सेशन में हुई थी, जो कि 1931 में मेंशन था, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये तो बात हो गई कांग्रेस की डिमांड की। अच्छा, जैसा कि आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की गई, उसे पास किया गया था। जब उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भेजा गया था पास करके, तो उसमें ये मेंशन था कि फंडामेंटल राइट उसमें मेंशन नहीं किए गए थे। तो ये डिफरेंस है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फंडामेंटल जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, वेयर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये मेंशन नहीं था। तो ये था हमारा कि डिमांड कैसे कैसे हुई। अब बात करते हैं इसकी मेकिंग की, थोड़ी कैसे मेकिंग हो गई। अब देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बैठाई थी जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू कमेटी, जिसके चेयरमैन भी थे तेज बहादुर सप्रू। उन्होंने क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट उनसे ये कहा गया कि क्या कहते हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से राइट्स हमारे सिटीजन्स को देने हैं और कौन से नहीं देने हैं। तो इसको लेके तेज बहादुर जी ने एक रिपोर्ट पेश की। आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी की फॉर्मेशन करते हैं। एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, तेज बहादुर सप्रू कमेटी होता है। बहादुर सप्रू कमेटी, जिसका नाम तेज बहादुर सप्रू कमेटी होते हैं, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तेज बहादुर सप्रू ही जी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनसे कहा गया कि आपको क्या करना है, ऐसे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से राइट्स सिटीजन्स को देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को ही उठाया और इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, जो हमारे राइट्स हैं
एक कुछ राइट्स ऐसे होंगे हमारे सिटीजन्स के लिए जो कि कोर्ट में जाके चैलेंज किए जा सकते हैं, और कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस नेहरू रिपोर्ट में ही नेहरू रिपोर्ट को इन्होंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट करने के बाद ये क्या कहा, चैलेंज इन कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज। यानी इन्होंने क्या, नेहरू रिपोर्ट को डिवाइड किया, एक कहा कि एक जस्टिएबल इन नेचर है, एक कहा इनजस्टिएबल इन नेचर रहेगा। तो जिसको इन्होंने कहा कि जस्टिएबल इन नेचर यानी जिसको हम चैलेंज किए जा सकते हैं, उसको हमने क्या बनाया, उसको बनाया हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जिसको हम जिस फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स को। और जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4, जिसको हम कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके नाम से जाना जाता है। इसको हम चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। तो पार्ट 4 अगर देखा जाए, पार्ट 4 जिसको हम क्या कहते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया है, ये जो है हमारा USA से लिया गया है। तो ये है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे कैसे हुआ। अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें क्या कहा गया है। कुछ जो राइट्स हैं वो पर्सन्स को दिए गए हैं और कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। जहाँ पे बोला गया है पर्सन्स को, यानी वहाँ पे उस राइट्स को क्या कहा गया है, जो कि एक इंडियन सिटीज़न को भी दिया गया और साथ ही साथ कोई फॉरेनर होगा तो उसको भी मेंशन किया गया, जिसे हम एलियन भी कह सकते हैं। और जो हमारा सिर्फ सिटीजन्स, वो सिटीजन्स के लिए यानी भारत के नागरिकों के लिए सिर्फ है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इसमें आर्टिकल्स मेंशन है जो सिर्फ इंडियन और फॉरेनर के लिए मेंशन है। तो देख लेते हैं, पर्सन्स जहाँ मेंशन है, पर्सन जहाँ लिखा होगा वो दोनों के लिए होगा, यानी बोथ लिख देते हैं हम यहाँ पे, इंडियन प्लस एलियन लिख दे या फॉरेनर लिख दीजिए आप। तो इसमें कौन कौन से राइट्स मेंशन है तो देख लेते हैं। तो इसमें आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारा किससे रिलेटेड है, राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। यानी इक्वालिटी के ही अंदर हम देखते हैं आर्टिकल 14 को। 2021, 22 ये सब आर्टिकल्स कैसे हैं, जो दोनों को दिया गया है, इंडियन को भी दिया गया एज वेल एज फॉरेनर को भी दिया गया है। और आर्टिकल 23, 24, 25, आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 30 नहीं 28 तक, ठीक है। ये हो गया हमारे जो दोनों को मेंशन है। अब देख लेते हैं सिर्फ सिटीजन्स को कौन कौन से मेंशन है। सिटीजन्स को अगर देखा जाए कौन से आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29 और 30 मेंशन है, सिर्फ जो सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो आर्टिकल देख ले, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये पर्सन्स मतलब इंडियन को भी दिया गया है, फॉरेनर को भी दिया गया है। सिटीजन सिर्फ यहाँ के नागरिकों को दिया गया है, जो कि 15 यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। ये सब सिर्फ सिटीजन्स के लिए मेंशन किए गए हैं। और देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से कैसे कैसे मेंशन किए गए हैं। जो आर्टिकल हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो कहाँ से कहाँ तक मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 14 से लेके 18 तक हमारा जो मेंशन किया गया है वो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू
इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मेंशन है। राइट टू इक्वालिटी फॉर्म आर्टिकल 14 टू 18 तक मेंशन है। फ्रीडम की बात कर लेते हैं। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक मेंशन है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक मेंशन है। इसी में ही हमें ये पता चलेगा कि आपको बोलने की आज़ादी मिलती है और क्या कहते हैं, आपको कोई चीज़ एक्सप्रेशन करना है या रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो किसकी कहाँ से मिलेगी, इसी आर्टिकल के तहत आपको राइट टू फ्रीडम के तहत ही मिलेगा। अब देख लेते हैं अगला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी देख लेते हैं। हनन जब होगा आपका, ये आर्टिकल 23 से लेके 24 तक मेंशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी अगर आपको कोई रिलीजियस फॉलो करना है, रिलीजन फॉलो करना है, उसके लिए आपको कोई रोका नहीं जाएगा। तो वो आर्टिकल हमारा 28 से लेके 25 से लेके 28 तक मेंशन किया गया। राइट टू जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक मेंशन किया गया। आपको ये अधिकार मिलेगा कि आप कोई भी रिलीजियस फॉलो करें। अब कल्चरल एंड एजुकेशन राइट देखेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में ये दिया गया है कि अगर छोटे बच्चों को ये सरकार की जिम्मेदारी होगी और साथ ही साथ माँ बाप की भी जिम्मेदारी होगी कि आप उनको क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसी वजह से प्राइमरी एजुकेशंस देखते हैं आप, इसको गांव में खुले रहते हैं। वो किस बेसिस पे खुले हैं, राइट टू एजुकेशन के ही बेसिस पे खुले हुए हैं। तो जो कि 29 से लेके 30 तक मेंशन है। और देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को भी देखेंगे। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन है। और आर्टिकल 6 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। यानी कहा जाता है कि अगर आपका हनन होता है, वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स को, तो आप इसी आर्टिकल के थ्रू ही कोर्ट पे जा सकते हैं, जिसे B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी भी था, मगर उसको रिमूव कर दिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और उसको हमने क्या कर दिया, उसे हमने लीगल राइट्स में मेंशन कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल सिर्फ 32 में मेंशन है। और ये भी देखा जाएगा कि वायलेशन अगर होता है आपकी फंडामेंटल राइट्स को, तो उसके लिए कोर्ट क्या करेंगे, रिट्स जारी करेंगे। वो 5 तरह के रिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और देखेंगे अगले जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक की बात करेंगे, जिसमें हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे अनटचेबिलिटी टाइटल्स को क्यों रिमूव कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी को टाइटल्स नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, एक्सेप्शन भी है वहाँ पे, उसको देखेंगे। और बात करेंगे आगे क्या क्या इसमें मेंशन है फंडामेंटल है। तब तक के लिए धन्यवाद।